हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपने प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 6 के, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। और आप में से काफी लोगों को IBO 6 में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आए थे, इसलिए मैंने IBO 6 स्टार्ट भी किया था। लेकिन ये सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा वाइड है और साथ ही इसमें हर एक चीज़ मुझे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ सारे IBO के, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, बाकी IBO 6 के जो वीडियोस हैं मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है इसको आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं IBO 1 और IBO 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम IBO 6 के पेपर के पैटर्न की बात करें तो ये सेम ही है। ठीक है, इसमें आपको पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स, साथ ही पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और डिफरेंसेस। अब जो डिफरेंसेस हैं वो कभी कभी पेपर में आते हैं और कभी कभी नहीं आते, और अगर आते हैं तो एक साथ 4-5 डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हो सकता है आपके पेपर में आए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट नोट है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अब ये आपका आया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑलरेडी हम IBO 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 16 से, दैट इज आपकी फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। आपको पता है लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी हम IBO 4 में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, दैट इज SDRs, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 1 से, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन से। अब देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स अपने में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको IMF के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो IMF टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 5 से, दैट इज आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ऑलरेडी मैंने स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अपने वीडियोस में डिस्कस किया है काफी डिटेल में, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं, उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लिबर, लिबिड एंड लिमिन, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। अब पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका लिबिड और लिमिन एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि लिबर पे ज्यादा फोकस करिएगा, लेकिन लिबिड और लिमिन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट नोट्स में लिमिन पूछ भी ले। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा ब्रिटन वुड्स सिस्टम, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑलरेडी हमने IBO 1 में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने IBO 6 में उसको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो ब्रिटन वुड्स सिस्टम को पूरा समझने के लिए आप IBO 1 की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा पेमेंट टर्म्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये आया है आपका यूनिट नंबर 16 से, दैट इज फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, और अभी आपने हाल ही में ये पढ़ा है, ये है आपका यूनिट नंबर 6 से, और ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो वीडियो को तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन।
ठीक है, और ये आपका आया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, यूनिट नंबर 4 दैट इज आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ पर मैंने सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट ही मेंशन किया है। ठीक है, तो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से उसको करेक्ट किया जाता है। इन ऑल कहने का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में हो या फिर लॉन्ग में हो। ठीक, और अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो डिफरेंस पूछा जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो ये ऑलरेडी हम IBO 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा यूरो बॉन्ड्स, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 2 से, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। और ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो आप इसके लिए मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सपोजर, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, यूनिट नंबर 9 दैट इज आपकी मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हर एक चीज को इसमें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है हर IBO की, राइट? तो आप इसकी भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो मैंने प्रोवाइड करी है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर में बताया है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे किस किस टॉपिक से। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा और वही सब टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, साथ ही इस वीडियो को भी रेफर करिएगा, तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा CAPM, दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये जो आपका टॉपिक है ये अपने में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट से पूछ ले, हो सकता है आपसे लॉन्ग में भी पूछ ले। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर लॉन्ग आए तो आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सके, और अगर शॉर्ट आएगा तो लॉन्ग पढ़ के जाएंगे तो इजीली आप शॉर्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। ठीक, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा फोरफीटिंग एंड फोरफैटिंग, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, दैट इज फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग से। अब ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फोरफीटिंग एंड फोरफैटिंग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है इसको शॉर्ट नोट से पूछ ले या फिर इसका डिफरेंस भी पूछ ले। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसको डिफरेंस पढ़ के जाइएगा इसका, ताकि अगर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे तो आप इजीली लिख सकें, अगर इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो भी लिख पाएंगे, डिफरेंस पूछेगा तो भी लिख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 11 से, दैट इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब जो प्रोजेक्ट अप्रेजल टॉपिक है ये अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर ही अपने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, जो कि पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 6 से। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के बारे में तो आपको फिशर इफेक्ट और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट दोनों को ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट से पूछ रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो उसको फुल फ्लेज डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक, नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, और ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 11 से, दैट इज आपकी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रिस्क डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर
2 से, और ऑलरेडी मैंने ये आपके साथ डिस्कस भी किया है जब मैंने आपको यूनिट 2 पढ़ाई है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इग्नू स्क्वाड, आप इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। इसके थ्रू क्या होगा, जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एडीआर्स और जीडीआर्स के बीच में, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक। और इसको भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है और इसका डिफरेंस भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा यूरो बॉन्ड्स और फॉरेन बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते कि किस यूनिट से बेसिकली पूछा गया है, क्योंकि आपका जो फॉरेन बॉन्ड्स है वो किस में दिया हुआ है, यूनिट 14 में दिया, और यूरो बॉन्ड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी स्टार्टिंग की यूनिट्स में, ठीक है। हालांकि इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ पर जब आपको यूरो बॉन्ड्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको डिफरेंस भी प्रोवाइड किया है फॉरेन बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स के बीच में, तो आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और साथ ही उन पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एफडीआई और एफपीआई के बीच में, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है आईबीओ 1 में, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मेरी पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है आपने एक चीज रियलाइज की हो कि जो भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, स्टार्टिंग के आईबीओ में, वो कहीं ना कहीं आपको आगे की आईबीओ में हेल्प कर रहा है ना। इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए और सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब अगर आपने स्टार्टिंग में ये सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा तो आपको दोबारा ये सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपना टाइम दूसरे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हैं, है ना। तो अच्छे से ही प्रिपेयर करिए ताकि आपको बार बार वही चीज को कवर करना ना पड़े, ठीक। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट के बीच में, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 3 से, दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग। और नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, थ्रू चार्ट थ्रू एग्जाम्पल भी समझाने की कोशिश की है कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंस ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है अब हमारा सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 15 से, दैट इज इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। यूनिट नंबर 9 दैट इज मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिट 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से। और अभी मैंने आपको बताया था कि बीओपी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन, और ये आया है आपका यूनिट नंबर 5 से, ठीक है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन की अगर बात करूं तो इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पर मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है कि डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं वो इस तरीके के ही आए हैं। एक तो डिफरेंस पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है कि कैसे उसको इनडायरेक्ट कोटेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, काफी ज्यादा एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है इसको जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और काफी स्कोरिंग भी है। कई लोग नहीं इसको अटेंड करते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, ठीक। तो मेरी वीडियो को जरूर रेफर करिएगा, आपको इजिली समझ में भी आ जाएगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा
एक्सप्लेन द वेरियस नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, विच ऑफ द टेक्निक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन योर व्यू, डिस्कस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, दैट इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। और ये यूनिट है आपकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं, ये एग्जाम में कई बार पेपर में पूछी गई हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, प्रॉमिस तो यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ कि एकदम दे दूंगी, लेकिन हाँ टाइम रहेगा तो बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? What were the major weakness of Bretton Woods system which led to its breakdown in the year 1971? Has subsequent amendments in IMF articles succeeded in removing these weaknesses? ये क्वेश्चन आपका पता चल गया होगा, पूछा गया है यूनिट 1 से। मैंने आपको बताया है कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है, IMF, SDR, ये सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट आर देयर पार्टिसिपेंट्स, एक्सप्लेन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। काफी डिटेल में हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को इसके लिए रेफर कर सकते हैं, आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why has it become important for the companies to engage in international cash management? What are the major issues involved? Give a detailed account। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से, दैट इज इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। और इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट जो आपकी यूनिट है, ये भी अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट से पूछा ही गया है। ठीक है, तो इस यूनिट को भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है उसके लिए आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्विफ्ट, व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चिप्स। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग से। और स्विफ्ट और चिप्स मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी किया है, तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर, हाउ डू द कंपनी सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी वन मेथड यूजुअली अडॉप्टेड बाय कंपनीज। और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, दैट इज मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। मैंने आपको बताया ही है बार बार कि यूनिट 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लोन सिंडिकेट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड सिग्निफिकेंस इन डिटेल। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है और ये है आपका यूनिट 3 से, दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग से। इसकी पूरी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन भी की अपने वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिस्कस द रीजन एज टू व्हाई इंटरनेशनल अप्रेजल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डोमेस्टिक अप्रेजल, हाउ डज APV डिफर फ्रॉम अदर टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल अप्रेजल प्रोजेक्ट्स, व्हाई इज इट मोर सुटेबल फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस को मर्ज किया है, क्योंकि दोनों ही अपने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 11 से, दैट इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। बार बार बता रही हूँ मैं आपको कि प्रोजेक्ट अप्रेजल वाली जो यूनिट है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क, व्हाट इज द नीड टू मैनेज देम, ऑल्सो एक्सप्लेन द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज आपका करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। और ये यूनिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
What is the rationale of setting up regional development banks? What role do these banks play? Explain the working of any of these bank. और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से पूछा गया है, ठीक है, जहां पर डिस्कस किया गया है आपके रीजनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। वही आपके क्या है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। तो किसी एक को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। सारे ही पढ़ के जाइएगा ताकि आपके पास चॉइस रहे, आप कोई भी अच्छा एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस यूरो मार्केट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यूरो मार्केट। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। यूरो मार्केट्स भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर लॉन्ग में ना पूछे तो शॉर्ट में पूछ सकता है कि यूरो मार्केट्स क्या होती हैं। स्पेसिफिकली जो आपके यूरो मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी पूछ सकते हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितने मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डिफाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। If risk perception change, what happens to the cost of equity? How equity cost of capital for foreign project is arrived at? और तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 12 से, ठीक है, दैट इज आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What factors influence the design of worldwide corporate capital structure? Briefly describe it. और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज डिजाइनिंग ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। देखिए, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही अपने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़िएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम आप सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बता रही हैं। देखिए, जितने भी यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ और साथ ही जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ उसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि काफी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A major concern of the multinational companies in investing abroad is management of political risk. How do the companies assess and manage such risk? Explain it. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, दैट इज पॉलिटिकल रिस्क एंड टैक्स एस्पेक्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? हाउ डू द कंपनीज आइडेंटिफाई एंड मैनेज सच रिस्क? सेलेक्ट एनी वन काइंड एंड स्टेट the methods available to manage it. अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से दिया गया है, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपको किसी भी ब्लॉक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है इसको करेंसी रिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर भी क्या कर सकता है, घुमा सकता है थोड़ा, कि आपको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किसको और क्या कहा जाता है, ठीक। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को करेंसी रिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट टू आवर कंट्री? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच एन एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस ऑन while entering the area of project exports? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से, दैट इज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग से, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं जो यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बिड एंड ऑफर रेट, है ना, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको मेंशन करना भूल गई हूँ, ठीक। शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।